हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल स्पार्कलिंग साइनाइड पार्ट 3। सैंड्रा फेराडे रोज़मेरी बार्टन को भूली नहीं थी। इस पल भी वह उसके बारे में ही सोच रही थी। उसके रेस्तरां में मेज़ पर औंधे मुंह गिरे पड़े होने के बारे में सोच रही थी। उसे अपना ही तेज़ी से सांस खींचना याद आया और यह भी कि कैसे नज़रें उठाकर देखने पर उसने पाया था कि स्टीफन उसे देख रहा था। क्या स्टीफन ने उसकी आंखों में सच पढ़ लिया था? क्या उसने उसके नफरत, डर और विजय के मिले जुले भाव को भाप लिया था? अब से लगभग 1 वर्ष पहले, और सैंड्रा के मन में इस तरह ताज़ा जैसे कल ही हुआ हो। रोज़मेरी, एक यादगार। कितने भयंकर रूप से सच था यह। किसी के मरने का कोई मतलब नहीं अगर वो आपके मन में जिंदा है तो। रोज़मेरी ने यही किया था सैंड्रा के मन में, और स्टीफन के भी। उसे पता तो नहीं था, मगर उसे लगा कि ऐसा हो सकता था। लक्समबर्ग, वो घिनौनी जगह, वहाँ का बढ़िया खाना, चुस्त दुरुस्त सेवाएं और शानदार साज सज्जा। ऐसी जगह जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। लोग हमेशा आपको वहाँ बुलाते रहते थे। वो भूलना चाहती थी, लेकिन हर चीज़ उसे याद दिलाने की साजिश कर रही थी। अब तो फेयर हेवन भी नहीं बचा था। अब जबकि जॉर्ज बार्टन आकर लिटिल प्रायर्स में रहने लगा था। जॉर्ज के लिए ऐसा करना कुछ अनोखी बात थी। जॉर्ज बार्टन पूरी तरह अजीब आदमी था। एक ऐसा पड़ोसी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लिटिल प्रायर्स में उसकी उपस्थिति सैंड्रा के लिए फेयर हेवन की सुंदरता और शांति को भंग कर देती थी। इन गर्मियों तक ये जगह हमेशा भले चंगे होने और सुकून पाने की जगह रही थी। ऐसी जगह जहाँ वह और स्टीफन खुश रहते थे, अगर वे कभी खुश थे तो। उसके होठ भींच गए। हाँ, 1000 बार हाँ। वह खुश रहते अगर रोज़मेरी न होती तो। रोज़मेरी ही थी जिसने उनके परस्पर भरोसे और कोमलता के उस महल को तोड़ा था जिसे उसने और स्टीफन ने मिलकर बनाना शुरू किया था। कुछ था, कोई कुदरती समझ जिसने सैंड्रा को स्टीफन के लिए अपने सच्चे प्यार और समर्पण को उससे छुपाने के लिए आदेश दिया था। वह उसे उसी पल से प्यार करने लगी थी जब वह किडरमिंस्टर हाउस में कमरा पार करके उस तक आया था, शर्मिला होने का नाटक करते हुए, ये दिखाते हुए कि वह नहीं जानता था कि सैंड्रा कौन थी। क्योंकि वह जानता था, वह कह नहीं सकती थी कब उसने पहली बार इस सच को पहचाना था। शायद शादी के कुछ समय बाद, जब स्टीफन संसद में किसी बिल को पास कराने के लिए ज़रूरी चालाकी के बारे में उसे समझा रहा था। उस वक्त उसके मन में उड़ता सा यह ख्याल आया था, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? बाद में उसे एहसास हुआ कि दरअसल ये वैसी ही चाल थी जैसी उसने उस दिन किडरमिंस्टर हाउस में इस्तेमाल की थी। उसने इस जानकारी को बिना हैरानी के स्वीकार कर लिया था, जैसे वह ऐसी बात हो जिसे वह काफ़ी अरसे से जानती थी, लेकिन जो उसके मन की सतह पर अभी अभी उभरी थी। उनकी शादी के दिन से ही वह जान गई थी कि स्टीफन उसे उस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह वह उससे करती थी। लेकिन उसे यह भी मुमकिन लगता था कि स्टीफन में इस तरह प्यार करने की ताकत ही न हो। सैंड्रा की इस तरह प्यार करने की ताकत उसकी अपनी दुखदाई विरासत थी। वो जानती थी कि इस तरह जुनून से मोहब्बत करना इतनी उग्रता से औरतों में बहुत विरल था। वह उसके लिए खुशी से मर सकती थी। वह उसके लिए झूठ बोलने को तैयार थी, उसके लिए षड्यंत्र रचने को भी, उसके लिए दुख सहने को भी। इसकी बजाय उसने गर्व और संकोच के साथ वह जगह स्वीकार कर ली थी जो स्टीफन चाहता था कि वह भरे। स्टीफन उसका सहयोग, हमदर्दी और मानसिक स्तर पर सक्रिय साथ चाहता था। वह उससे उसका दिल नहीं, दिमाग चाहता था, और वह भौतिक सुविधाएं भी जो सैंड्रा के जन्म ने उसे बख्शी थी। एक चीज़ वह कभी नहीं करेगी, स्टीफन के प्रति ऐसा प्यार दिखाकर उसे शर्मिंदा करना जैसा प्यार वह सही ढंग से लौटा न सके। वो सच में ये मानती थी कि स्टीफन उसे पसंद करता था, कि वह उसका साथ पाकर खुश होता था। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती जब उसका बोझ बहुत हल्का हो जाएगा, कोमलता और दोस्ती से भरा भविष्य। वह समझती थी कि स्टीफन उसे अपने ढंग से प्रेम करता था,
और फिर रोज़मेरी चली आई। कभी कभी वो होठ टेढ़े करके एक वक्र मुस्कान के साथ सोचती कि स्टीफन सोच भी कैसे सकता था कि उसे इस बात का पता नहीं होगा। वह तो सेंट मॉरिट्स में उस पहले क्षण से ही जानती थी जब उसने लक्ष्य किया था कि स्टीफन किस तरह उस औरत को देख रहा था। जिस दिन वह औरत स्टीफन की रखैल बनी थी, सैंड्रा उसी दिन यह भी जान गई थी। सैंड्रा जानती थी वह औरत कौन सा इत्र इस्तेमाल करती थी। वह स्टीफन के खोई खोई आंखों वाले शालीन चेहरे में पढ़ लेती थी कि उसकी यादें क्या थी। वो किसके बारे में सोच रहा था? उस औरत के बारे में, वही औरत जिसके पास से वह अभी आया था। सैंड्रा ने शांत भाव से सोचा कि इस बात का अंदाज लगाना भी मुश्किल था कि वह किस पीड़ा से गुजरी थी। दिन पर दिन सहना, एक शापित की पीड़ा, अपने साहस में यकीन के अलावा बिना किसी और सहारे के, अपनी पैदाइशी खुददारी में यकीन। वो कभी ये जाहिर नहीं होने देती कि वह क्या महसूस करती थी। उसका वजन कम हो गया, वह दुबली और फीकी पड़ती गई। मांस अधिक खिंच जाने के कारण सिर और कंधों की हड्डियां पहले से ज़्यादा उभर आई। वह ज़बरदस्ती खा तो लेती, मगर अपने को सोने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। सूखी आंखों से अंधेरे में टकटकी बांधे वह लंबी रातें लेटे लेटे काटती। नशीली दवाएं लेना वह कमज़ोरी समझती थी। वह इंतज़ार करती। अपने को आहत दिखाना, गिड़गिड़ाना या विरोध करना, ये सब बातें उसे घिनौनी लगती। उसके पास सुख का एक ही टुकड़ा था, छोटा सा। स्टीफन उससे अलग होना नहीं चाहता था। यह सही था कि ऐसा उसके अपने करियर के लिए था, न कि सैंड्रा के प्रति लगाव के कारण। फिर भी यह सच तो था, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शायद किसी दिन ये दीवानगी खत्म हो जाए। आखिर स्टीफन को उस लड़की में क्या दिखाई देता था? वह आकर्षक थी, खूबसूरत, मगर ऐसी तो दूसरी औरतें भी थी। उसे रोज़मेरी में ऐसा क्या दिखता था जो उसे मोहित करता था? वह दिमाग से खाली थी, बेवकूफ़। और सैंड्रा इस ख्याल को खास तौर पर पकड़े रखती कि वह खास दिलचस्प भी नहीं थी। अगर उसके पास हाजिर जवाबी, आकर्षित या उत्तेजित करने वाला अंदाज होता तो यही चीज़ें मर्दों को बांधती थी। सैंड्रा इस यकीन को थामे थी कि यह किस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, कि स्टीफन इससे ऊब जाएगा। सैंड्रा को पूरा यकीन था कि स्टीफन की जीवन में असली दिलचस्पी उसका काम थी। वह बहुत बड़े कामों के लिए बना था और वह ये जानता भी था। उसके पास एक काबिल राजनीतिज्ञ का दिमाग था और वह उसका इस्तेमाल करके खुश होता था। उसके जीवन का यही काम मुकर्रर था। ज़रूर ही जब मोह कम होने लगेगा तो वह इस सच को पहचानेगा। सैंड्रा ने कभी भी एक पल के लिए भी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। ये ख्याल उसे आया ही नहीं। वह तन मन से उसकी थी। स्टीफन चाहे उसे अपनाए या छोड़े, वो सैंड्रा की जिंदगी था, उसका अस्तित्व। सैंड्रा के अंदर मोहब्बत एक सदियों पुरानी ताकत के साथ धधकती थी। एक क्षण ऐसा भी था जब उसे उम्मीद थी। वे फेयर हेवन गए थे। स्टीफन सहज लग रहा था। अचानक सैंड्रा को अपने दोनों के बीच पुरानी संवेदना फिर से जागती महसूस हुई। उसके दिल में उम्मीद जगी। स्टीफन अभी भी उसे चाहता था, उसके साथ में खुश होता था, उसकी राय पर भरोसा करता था। उस पल के लिए तो वह उस औरत के शिकंजे से निकल आया था। वो ज़्यादा खुश लग रहा था, अपने आप जैसा। कुछ भी हमेशा के लिए तबाह नहीं हुआ था। वह उस रिश्ते से उबर रहा था। सिर्फ अगर वह उस औरत से रिश्ता तोड़ देने का फैसला कर ले तो। फिर वे लंदन लौट आए और स्टीफन फिर से बदल गया। वह फिर से थका हारा, फिक्रमंद और बीमार लगने लगा। वह अपने काम में भी मन नहीं लगा पाता। सैंड्रा को लगता वह वजह जानती थी। रोज़मेरी चाहती थी कि स्टीफन उसके साथ भाग जाए। स्टीफन ये कदम उठाने के लिए अपने मन को मजबूत कर रहा था, हर उस चीज़ से नाता तोड़ने के लिए जिसकी वह सबसे ज़्यादा परवाह करता था। नादानी, पागलपन। वह इस तरह का आदमी था जिसके लिए उसका काम सबसे पहला आता था, बिल्कुल एक इंग्लैंड वासी जैसा। भीतर कहीं गहरे में वह भी ये जानता होगा। हाँ, मगर रोज़मेरी बहुत खूबसूरत थी और बहुत बेवकूफ़ भी। स्टीफन पहला आदमी नहीं होगा एक औरत के लिए अपना करियर जानबूझकर खराब कर देने और बाद में उसके लिए पछताने वाला। एक दिन सैंड्रा ने एक कॉकटेल पार्टी में कुछ शब्द सुन लिए।
जॉर्ज से कह रही हूँ, हमें फैसला करना होगा। इसके शीघ्र बाद ही रोजमेरी को फ्लू हो गया था। मान लो उसे निमोनिया हो गया तो? फ्लू के बाद लोगों को हो जाता था। पिछली गर्मियों में ही उसकी एक जवान दोस्त इसी तरह चल बसी थी। अगर रोजमेरी मर गई तो? उसने इस ख्याल को दबाने की कोशिश नहीं की। वह अपने पर हैरान भी नहीं हुई। वह इतनी मध्यकालीन तो जरूर थी कि स्थिर शांत मन से नफरत करती। वह रोजमेरी बार्टन से नफरत करती थी। अगर सोच से किसी को मारा जा सकता तो वह उसे मार देती, मगर सोच किसी को मारती नहीं। सिर्फ सोच काफ़ी नहीं होती। लक्समबर्ग में उस रात रोजमेरी कितनी सुंदर लग रही थी। महिलाओं के क्लोक रूम में उसकी हल्के रंग की फर उसके कंधों से ढलकती हुई। अपनी बीमारी के बाद दुबली और जर्द नाजुक हाव भाव उसकी खूबसूरती को अलौकिक बना रहे थे। वह अपने चेहरे को संवारती शीशे के सामने खड़ी थी। उसके पीछे खड़ी सैंड्रा ने शीशे में दोनों के बिंब देखे। उसका अपना चेहरा एक बुझ जैसा, ठंडा, निर्जीव, कोई भाव नहीं। आप कहते एक भावना रहित कठोर औरत। और तब रोजमेरी ने कहा था, ओह सैंड्रा, क्या मैं पूरा शीशा रोके हुए हूँ? मैंने कर लिया है। इस भयानक फ्लू ने तो मुझे कमज़ोर कर दिया है। कैसी दिखती हूँ मैं? मैं अभी भी काफ़ी कमज़ोरी और सिरदर्द महसूस करती हूँ। सैंड्रा ने शालीन हमदर्दी से पूछा, क्या आज तुम्हें सिरदर्द है? थोड़ा सा। तुम्हारे पास एस्पिरिन है क्या? कैशे फेवर है। उसने अपना बैग खोलकर कैप्सूल निकाला। रोजमेरी ने वह ले लिया। मैं इसे अपने बैग में रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। उस काले बालों वाली लड़की बार्टन की सेक्रेटरी ने यह सारा लेन देन देखा था। वह अपनी बारी आने पर शीशे तक आई और चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया। लड़की देखने में अच्छी थी, लगभग सुंदर ही। सैंड्रा को लगा कि वह रोजमेरी को पसंद नहीं करती थी। फिर वे क्लोक रूम से बाहर चली गई थी। पहले सैंड्रा, फिर रोजमेरी, फिर मिस लेसिंग। ओह हाँ, वो लड़की आयरिस, रोजमेरी की बहन, भी वहाँ थी। बहुत उत्तेजित, बड़ी बड़ी स्लेटी आंखों वाली, स्कूली लड़कियों वाली सफ़ेद पोशाक में। वे सब बाहर आ गई थी, मर्दों के पास। और तब हेड वेटर हड़बड़ाया हुआ आया था और उन्हें उनकी मेज़ तक पहुंचाया था। वे गुंबद नुमा तोरण के नीचे से गुजरे थे और ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं जो उन्हें चेतावनी देता कि वह उस दरवाजे से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलेगी। रोजमेरी। जॉर्ज ने अपना गिलास नीचे किया और उल्लू की तरह एकटक आग को देखने लगा। उसने इतनी पी ली थी कि नशे में भावुक होकर खुद पर तरस खाने लगा। कितनी खूबसूरत लड़की थी वह हमेशा उसके लिए पागल रहा। वो ये जानती थी, लेकिन जॉर्ज हमेशा यही समझता था कि वो उस पर सिर्फ हंसेगी। जब जॉर्ज ने पहली बार उसे शादी के लिए पूछा था तो भी उसने पूरे यकीन के साथ ऐसा नहीं किया था। वह घास काटता रहा था और मुंह में बुदबुदाता रहा था, निरे बेवकूफ़ की तरह पेश आता हुआ। जानती हो लड़की, कभी भी तुम्हें सिर्फ कहना है, मैं जानता हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम तो मुझे देखोगी भी नहीं। मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ रहा हूँ। एक छोटी सी कॉरपोरेशन भी है, मगर तुम जानती हो मैं कैसे महसूस करता हूँ। जानती हो ना? मेरा मतलब है मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ मेरे लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी सोचा कह तो दूँ। और रोजमेरी ने हंसकर उसके सिर को चूम लिया था। तुम प्यारे हो जॉर्ज, और मैं ये प्रस्ताव याद रखूंगी, मगर अभी मैं किसी से शादी नहीं कर रही। और जॉर्ज ने संजीदगी से कहा था, ठीक है, आसपास देखने के लिए काफ़ी वक्त ले लो, तुम अपने मन का चुन सकती हो। जॉर्ज को कभी उम्मीद नहीं रही थी, सही मायने में उम्मीद। इसलिए वह इतना स्तब्ध था, यकीन नहीं कर पाया था जब रोजमेरी ने कहा था कि वह उससे शादी कर रही थी। बेशक वह उससे मोहब्बत नहीं करती थी, वह ये भली भांति जानता था। सच तो यह है कि रोजमेरी ने इसे स्वीकार भी किया था। तुम समझते हो ना, मैं बस जाना चाहती हूँ, खुश होना और सुरक्षित महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं ऐसा महसूस करूँगी। मैं प्यार करने से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं क्यों, वो कभी सही नहीं होता और उसका अंत बुरा ही होता है। तुम मुझे पसंद हो जॉर्ज, तुम भले हो, अच्छे हो, और तुम्हें लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ।
जॉर्ज ने कुछ उखड़े हुए ढंग से जवाब दिया। धीरे धीरे हम राजाओं जैसे खुश होंगे। ये कुछ ज्यादा गलत भी नहीं था। वे खुश थे। जॉर्ज का मन हमेशा घमंड से खाली रहा था। उसने हमेशा खुद को समझाया था कि मुश्किलें तो रहेगी, रोजमेरी उस जैसे उबाऊ आदमी के साथ संतुष्ट तो नहीं रहेगी, कुछ न कुछ कांड तो होंगे। उसने अपने आप को सिखा लिया था कि वह यह कांड मंजूर कर लेगा। वह इस यकीन को पकड़कर चलेगा कि उनका असर देर तक नहीं रहेगा। रोजमेरी हमेशा उसके पास लौट आएगी। वह एक बार इस नज़रिए को अपना लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह उसे प्यार तो करती थी। उसके लिए रोजमेरी का प्यार लगातार एक सा था। वह रोजमेरी की इश्कबाजियों और प्रेम संबंधों से बिल्कुल अलग जिंदा था। जॉर्ज ने खुद को इन्हें झेलना सिखा लिया था। उसने अपने को समझा लिया था कि रोजमेरी की जज्बाती तबीयत और अनोखी खूबसूरती को देखते हुए ऐसा होना लाजमी था। जिस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था वो थी उसकी अपनी प्रतिक्रिया। उस नौजवान के साथ इश्कबाजी कोई ख़ास बात नहीं थी, मगर जब उसे गंभीर प्रेम संबंध का आभास हुआ तो उसे काफ़ी जल्दी पता लग गया था। उसे रोजमेरी में बदलाव का एहसास हो गया था। बढ़ती उत्तेजना, निखरता रूप, दमकती कांति, और फिर जो उसकी समझ ने उसे बताया था उसे बदसूरत ठोस तथ्यों ने पक्का कर दिया था। एक दिन वह रोजमेरी की बैठक में आया था तो रोजमेरी ने तपाक से उस खत को हाथ से ढक लिया था जो वो लिख रही थी। वो तभी समझ गया था रोजमेरी अपने प्रेमी को खत लिख रही थी। फिलहाल जब वह कमरे से बाहर गई तो जॉर्ज ने जाकर स्याही सोखता देखा। खत को रोजमेरी अपने साथ ले गई थी, मगर स्याही सोखता नया था। जॉर्ज ने उसे उठाकर कमरे के परले सिरे पर रखे शीशे के सामने रखकर देखा और रोजमेरी की सुंदर लिखाई में ये शब्द देखे, मेरे प्यारे महबूब। उसके कानों में खून सरसराने लगा। उस एक पल में उसे समझ आ गया ओथेलो को क्या महसूस हुआ होगा। सही इरादे, केवल असली आदमी का ही महत्व था। जॉर्ज उस आदमी का बेदर्दी से खून कर देगा। कौन था वह शख्स ब्राउन या वह खास आदमी स्टीफन फैराडे? दोनों की नजरें रोजमेरी पर थी। उसे शीशे में अपना चेहरा दिखा। उसकी आंखें खून से सुर्ख थी। लग रहा था जैसे उसे अभी दौरा पड़ने वाला था। उस घड़ी को याद करते हुए जॉर्ज बार्टन के हाथ से गिलास नीचे गिर गया। एक बार फिर लगा जैसे उसकी सांस रुक रही थी। कानों में खून सरसरा रहा था। अब भी कोशिश करके उसने यादों को परे धकेला। फिर से यह सब याद नहीं करना होगा। यह सब बीत चुका था, खत्म हो गया था। वह अब फिर कभी दुख नहीं सहेगा। रोजमेरी मर चुकी थी और शांति में थी, और वह खुद भी चैन से था। अब और पीड़ा नहीं। अजीब था कि उसके लिए रोजमेरी की मौत के ये मायने थे। सुकून। उसने रूथ को भी ये नहीं बताया था। रूथ एक अच्छी लड़की जिसके पास अच्छा दिमाग था। सच में पता नहीं रूथ के बिना वह क्या करता। वह किस तरह उसकी मदद करती थी, किस तरह हमदर्दी रखती थी। और कभी कोई इशारा नहीं। रोजमेरी की तरह मर्दों के लिए पागल नहीं। रोजमेरी। रेस्तरां में गोल मेज के पास बैठी रोजमेरी। फ्लू के बाद से चेहरा थोड़ा पतला, कुछ दुबली, लेकिन खूबसूरत। कितनी खूबसूरत। और सिर्फ 1 घंटे बाद ही नहीं, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। इस वक्त नहीं। उसकी तदबीर, वह अपनी तदबीर के बारे में सोचेगा। पहले वह रेस के साथ बात करेगा। वह रेस को खत दिखाएगा। रेस का उन खतों के बारे में क्या कहना होगा। आयरिस तो हक्की बक्की रह गई थी। जाहिर था कि उसे इसके बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं था। खैर, अब बात उसके हाथ में थी। उसने सब तय कर रखा था। तदबीर, सब कुछ तैयार था। उसने सब तय कर रखा था। नवंबर 2, ऑल सोल्स डे। यह अच्छा पुट था। बेशक लक्समबर्ग में ही वह उसी मेज़ को पाने की कोशिश करेगा, और वही मेहमान भी। एंथनी ब्राउन, स्टीफन फैराडे, सैंड्रा फैराडे, बेशक रूथ, आयरिस और वह खुद भी। और फिर बेजोड़ से 7वें मेहमान के लिए वह रेस को बुला लेगा। रेस जिसे शुरू से ही डिनर पर आना ही था। और एक जगह खाली रहेगी। बहुत बढ़िया रहेगा। नाटकीय। जुर्म का दोहराया जाना। खैर, दोहराया जाना तो नहीं। उसका मन पीछे को लौट गया। रोजमेरी का जन्मदिन। रोजमेरी मेज़ पर आगे को गिरी हुई, मृत।
ल्यूसीला ड्रेक चहक रही थी। परिवार के लोग हमेशा यही शब्द इस्तेमाल करते थे और ल्यूसीला के होठों से निकलती आवाज़ों के लिए यही सही वर्णन था। इस सुबह उसे कई चीज़ों से सरोकार था, इतनी ज़्यादा कि उसे किसी एक को ध्यान दे पाना मुश्किल लग रहा था। जल्दी ही वापस शहर जाना था और उसके साथ जुड़ी घर बार की परेशानियाँ, नौकर चाकर, घर का इंतज़ाम, सर्दियों के लिए सामान इकट्ठा करना, हज़ारों छोटी छोटी चीज़ें, ये सब आयरिस की सूरत को लेकर उसकी चिंता के साथ होड़ लगा रहा था। सच में डियर, मैं तुम्हें लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। तुम इतनी जर्द और कमज़ोर दिखाई देती हो, जैसे सो न पाई हो। क्या तुम सोई थी? अगर नहीं तो डॉक्टर वाइली की तैयार की हुई वो दवा है, या शायद डॉक्टर गैस्कल की। जिससे मुझे याद आया, मुझे जाकर खुद पंसारी से बात करनी होगी। या तो नौकरानियाँ अपने आप सामान मंगवाती रही है, या वही धोखाधड़ी कर रहा है। साबुन के टुकड़ों के पैकेट ही पैकेट, और मैं हफ्ते में 3 से ज़्यादा की इजाज़त कभी नहीं देती। शायद कोई टॉनिक बेहतर रहेगा। इटन्स सिरप जब मैं छोटी लड़की थी तब दिया जाता था। और हाँ, पालक, मैं रसोइये से कह दूंगी कि दोपहर के खाने के लिए पालक बनाए। आयरिस इतनी सुस्त थी और मिसेस ड्रेक के बोलने के ढंग की इतनी आदी कि उसने ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर गैस्कल के जिक्र से उसे पंसारी की याद क्यों आई। हालांकि अगर वह ऐसा करती तो उसे तुरंत जवाब मिलता, क्योंकि पंसारी का नाम क्रैनफोर्ड है माय डियर। आंटी लुसीला का तर्क उसके अपने लिए हमेशा बिल्कुल स्पष्ट होता था। आयरिस जितनी शक्ति संजो सकती थी संजो कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आंखों के नीचे से आई मिसेस ड्रेक ने कहा, तुम ज़्यादा काम करती रही हो। मैंने कुछ भी नहीं किया हफ्तों से। ऐसा तुम सोचती हो डियर, लेकिन ज़्यादा टेनिस खेलना भी लड़कियों के लिए बहुत थकाने वाला होता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ की हवा भी कमज़ोर कर देने वाली है। ये जगह एक खाई है। काश जॉर्ज ने उस लड़की की जगह मुझसे सलाह ली होती। लड़की? वही मिस लेसिंग जिसे वो बहुत मानता है। दफ्तर में ठीक तो है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उसे उसकी जगह से ऊपर रखना ठीक नहीं। उसे खुद को परिवार का हिस्सा समझने के लिए बढ़ावा देना। मैं तो कहती हूँ कि उसे बढ़ावा पाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओ आंटी, रूथ लगभग परिवार का हिस्सा है ही। मिसेस ड्रेक ने नाक सिकोड़ी। वह ऐसा चाहती है, यह तो साफ है। बेचारा जॉर्ज, छोटे से बच्चे जैसा जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है। लेकिन ये चल नहीं सकता आयरिस। जॉर्ज को अपने आप से बचाना होगा। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो साफ साफ कह देती कि चाहे मिस लेसिंग अच्छी है, मगर शादी का सवाल ही नहीं उठता। पल भर के लिए तो आयरिस झटके से अपनी उदासीनता से बाहर आ गई। मैंने तो कभी जॉर्ज के रूथ से शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हें तो दिखाई ही नहीं देता तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है। बेशक तुम्हें जिंदगी का मेरे जितना तजुर्बा नहीं। आयरिस न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। आंटी लुसीला कभी कभी बहुत मज़ेदार हो जाती थी। वह लड़की शादी करने पर तुली हुई है। इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? फ़र्क पड़ेगा, बेशक फ़र्क पड़ेगा। क्या यह अच्छा ही नहीं होगा? आंटी उसे घूरने लगी। मेरा मतलब है जॉर्ज के लिए अच्छा। मेरे ख्याल में आप उसके बारे में सही है। मुझे लगता है वो जॉर्ज को चाहती है। वो उसके लिए बहुत अच्छी बीवी होगी और उसका ध्यान रखेगी। मिसेस ड्रेक ने नाराज़गी दिखाई और उसके भेड़ जैसे नर्म चेहरे पर रोष उभर आया। फिलहाल जॉर्ज का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा जा रहा है। उसे और क्या चाहिए, मैं जानना चाहूँगी। बढ़िया खाना और कपड़े रफू हो जाना, घर में तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का होना उसके लिए बेहद सुखकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब किसी दिन तुम शादी कर लोगी तब भी मैं उसकी सेहत और आराम का ध्यान रखने के काबिल होंगी, जैसे दफ्तर से आई कोई लड़की रख सकती है, या उससे बेहतर। उस लड़की को घर संभालने के बारे में क्या पता है? आंकड़े, बही खाते, शॉर्ट हैंड और टाइप करना। एक आदमी के लिए घर में इसका क्या फ़ायदा? आयरिस ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर इस मुद्दे पर बहस नहीं की। वह रूथ के रेशम जैसे सीधे काले बालों के बारे में सोच रही थी। साफ निखरी हुई रंगत
और दर्जी के सिले हुए सादे कपड़ों में भी उभरती देह के बारे में। बेचारी लुसीला आंटी, उसका सारा ध्यान आराम और घर का इंतजाम करने पर था। मोहब्बत से इतनी दूर कि शायद वो उसका मतलब ही भूल गई थी और अपने अंकल को याद करते हुए सोचा, अगर सच में उसका कभी ज़्यादा मतलब रहा भी था। लुसीला ड्रेक हेक्टर मार्ले की सौतेली बहन थी, पिता की पहली शादी से। उसने अपने से बहुत छोटे भाई के लिए माँ की भूमिका अदा की थी। जब भाई की अपनी माँ मर गई थी, अपने पिता के लिए घर संभालती वह एक अविवाहिता जैसी ही सख्त हो गई थी। वह लगभग 40 वर्ष की थी जब वह रेवरेंड कैलेब ड्रेक से मिली थी, जो खुद 50 से ऊपर था। उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत छोटी रही थी, सिर्फ 2 साल। फिर एक छोटे बच्चे के साथ वो विधवा हो गई थी। देर से और अचानक माँ बनना लुसीला ड्रेक के जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा था। उसका बेटा उसके लिए चिंता का कारण बन गया था, दुख का कारण, और लगातार एक खर्चा, लेकिन निराशा कभी नहीं। मिसेस ड्रेक अपने बेटे के चरित्र में एक मासूम सी कमजोरी के अलावा और कुछ भी देखने को तैयार नहीं थी। विक्टर दूसरों पर ज्यादा ही भरोसा करने वाला था। बुरे साथियों द्वारा जल्दी ही बहकाया जाता था, उनमें विश्वास करने के कारण। विक्टर बदकिस्मत था। विक्टर धोखे में आ जाता था। विक्टर ठगा जाता था। वह दुष्टों के हाथ में शतरंज का मोहरा था, जो उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते थे। जब भी विक्टर की बुराई की जाती तो मिसेस ड्रेक का भला सा लेकिन बेवकूफ़ाना भेड़ जैसा चेहरा हट से सख्त हो उठता। वह अपने बेटे को जानती थी। वो प्यारा लड़का था, जीवन से भरा हुआ, और उसके तथाकथित दोस्त उसका फ़ायदा उठाते थे। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि विक्टर को उससे पैसे मांगने से कितनी नफरत थी। लेकिन अगर बेचारा इतनी बुरी हालत में था तो वो और कर भी क्या सकता था। माँ के अलावा उसके पास और कोई था ही नहीं जिसके पास वो जाए। फिर भी जैसा कि वह खुद मानती थी, जब आयरिस की देखभाल करने के लिए उनके घर आकर रहने का जॉर्ज का बुलावा आया तो वह खुदा की नियामत जैसा था। और ऐसे वक्त आया था जब वह मायूसी भरी तंगहाली में थी। पिछले 1 वर्ष से वो बहुत खुश और आराम से थी, और अचानक किसी नई उभरती जवान औरत का उसकी जगह ले लेने के औसार हो तो वह उसे अच्छी नज़र से देखती रहे, ये इंसानी फितरत में शामिल नहीं। नए ज़माने की कुशलता और योग्यता जो किसी भी हालत में जॉर्ज के पैसे के लिए उससे शादी कर लेगी। मिसेज ड्रेक ने खुद को यह समझा लिया था। बेशक वो लड़की इसी के पीछे थी, एक बढ़िया घर और अमीर मेहरबान पति। आप लुसीला आंटी को उसकी उम्र में ये नहीं समझा सकते थे कि कोई भी जवान औरत अपनी जीविका के लिए खुद काम करना पसंद करती। लड़कियां हमेशा से ऐसी ही थी। अगर उन्हें आराम से रखने वाला आदमी मिल जाता तो वो ये बेहतर पसंद करती। ये रूथ लेसिंग चालाक थी, धीरे धीरे जॉर्ज के भरोसे में अपने लिए जगह बनाती हुई। जॉर्ज को घर की सजावट के लिए सलाह देती, खुद को उसके लिए ज़रूरी बनाती हुई। मगर भगवान का शुक्र है कि कम से कम एक इंसान तो है जो ये देख सकता है कि वह क्या कर रही है। लुसीला ड्रेक ने कई बार सिर ऊपर से नीचे हिलाया, जिससे उसकी दोहरी ठुड्डी हिलने लगी। भौहों को ऊपर चढ़ाया बढ़िया इंसानी अक्लमंदी के अंदाज में, और फिर ये मसला छोड़ दिया एक दूसरे ज़्यादा दिलचस्प और ज़रूरी मसले के लिए। मैं कंबलों के बारे में फ़ैसला नहीं ले पा रही डियर। मैं ठीक से समझ नहीं पा रही कि हम अगले वसंत तक यहाँ नहीं आएंगे या कि जॉर्ज हर सप्ताहांत के लिए यहाँ आना चाहेगा। वो बता नहीं रहा। मुझे लगता है वह सच में नहीं जानता। आयरिस ने इस गैर ज़रूरी बात पर ध्यान देने की कोशिश की। अगर मौसम अच्छा हो तो कभी कभी यहाँ आने में मज़ा आएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा चाहती हूँ। फिर भी अगर हम आना चाहे तो घर तो यहाँ है ही। ठीक है डियर, मगर कोई जानना तो चाहता है, क्योंकि देखो ना, अगर हम अगले साल तक नहीं आते तो कंबलों में नैप्थलीन की गोलियां डालकर उन्हें रखना होगा। लेकिन अगर हम आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि तब कंबल इस्तेमाल होंगे और गोलियों की गंध अच्छी नहीं होती, तो उन्हें मत डालो। हाँ, मगर इस बार गर्मी इतनी तेज़ थी कि बहुत से कीड़े हो गए हैं। सब कह रहे हैं कि इस साल कीड़े बहुत होंगे, और ततैये भी। हॉकिंस मुझे कल ही पता रहा था कि इस गर्मी में उसने ततैयों के 30 घोंसले तोड़े हैं। 30! ज़रा सोचो। आयरिस ने हॉकिंस के बारे में सोचा। शाम के वक्त चलता हुआ
हाथ में साइनाइड। साइनाइड? रोजमेरी। हर चीज मुड़ मुड़ कर वही वापस क्यों आ जाती है? धीरे धीरे आ रही आवाज जो आंटी लुसीला की थी जारी थी। अब तक वह किसी और ही मुद्दे पर पहुंच चुकी थी। और चांदी की चीजें बैंक में भेजी जाए या नहीं? लेडी अलेक्जेंड्रा कह रही थी कि कई चोरियां। हमारे तो किवाड़ भी अच्छे नहीं हैं। वह जिस तरह अपने बाल बनाती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उससे उसका चेहरा बहुत सख्त लगने लगता है, मगर मेरे ख्याल में वह सख्त औरत है, घबराई हुई भी। आजकल हर कोई घबराया हुआ है। जब मैं लड़की थी तो मुझे पता भी नहीं था कि घबराहट क्या होती है। इस बात से याद आया कि जॉर्ज हाल ही में जैसा दिख रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोचती हूँ उसे फ्लू तो नहीं होने वाला। एक दो बार लगा उसे बुखार तो नहीं, लेकिन हो सकता है कोई कारोबारी चिंता हो। जानती हो, मुझे लगता है जैसे उसके मन पर कोई बोझ हो। आयरिस सिहर उठी और लुसीला ड्रेक जीत के स्वर में बोली, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें ठंड लग गई है। काश वह यहाँ आए ही न होते। सैंड्रा फेराडे ने यह शब्द इतनी कड़वाहट से कहे कि उसके पति ने हैरानी से मुड़कर उसे देखा। ऐसा लगा जैसे उसके अपने ख्यालों को शब्दों में कह दिया गया था, ख्याल जिन्हें छुपाने की वह इतनी कोशिश कर रहा था। तो सैंड्रा भी उसी की तरह महसूस करती थी। उसे भी लगता था कि फेयर हेवन खराब हो गया था, उसकी शांति भंग हो गई थी। पार्क के दूसरी ओर 1 मील दूरी वाले पड़ोसियों द्वारा वह बिना सोचे ही अपनी हैरानी जाहिर करता हुआ बोला, मुझे नहीं पता था तुम भी उनके बारे में ऐसा सोचती हो। उसे लगा जैसे सैंड्रा उसी वक्त अपने में सिमट गई। गांव में पड़ोसी बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई या तो बदतमीज़ हो सकता है या दोस्ताना। लोगों को परिचितों की तरह नहीं रखा जा सकता जैसा लंदन में होता है। नहीं, स्टीफन बोला, वैसा नहीं किया जा सकता। और अब हम इस खास पार्टी में जाने के लिए वचनबद्ध हैं। दोनों चुप हो गए, मन ही मन लंच पर हुए नाटक नज़ारे को याद करते हुए। जॉर्ज बार्टन मिलनसार था, बल्कि ज़्यादा ही खुश, एक दबी हुई उत्तेजना के साथ जिसे उन दोनों ने महसूस किया था। रोज़मेरी की मृत्यु से पहले स्टीफन ने कभी जॉर्ज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जॉर्ज हमेशा पीछे ही रहता था, एक खूबसूरत जवान औरत का नर्म दिल उबाऊ पति। स्टीफन को जॉर्ज के साथ हुए धोखे पर कभी बेचैनी भी नहीं हुई थी। जॉर्ज इस तरह का पति था जो पैदा ही इसलिए हुआ था कि उसके साथ धोखा हो। उम्र में इतना बड़ा, एक सुंदर और मनमौजी औरत को संभाले रखने के लिए ज़रूरी आकर्षण से रहित। क्या जॉर्ज को खुद ही धोखा हुआ था? स्टीफन को ऐसा नहीं लगता था। वह समझता था कि जॉर्ज रोज़मेरी को अच्छी तरह जानता था। वह उससे मोहब्बत करता था और एक ऐसा आदमी था जो अपनी पत्नी को आकर्षित कर पाने की अपनी ताकत को लेकर भी घमंड से खाली था। फिर भी जॉर्ज ने दुख तो सहा होगा। स्टीफन सोचने लगा, जब रोज़मेरी की मृत्यु हुई थी तब जॉर्ज को क्या महसूस हुआ होगा। उस दुखद हादसे के बाद वाले महीनों में उसने और सैंड्रा ने जॉर्ज को कम ही देखा था। जब वह अचानक लिटिल प्रायर्स में उनका पड़ोसी बनकर आया, तभी वह दोबारा उनकी ज़िंदगी में आया था और एकदम बदला हुआ लगा था। ज़्यादा खुश, ज़्यादा आशावादी और हाँ, यकीनन अजीब सा। आज भी अजीब सा था। वो अचानक दिया गया निमंत्रण, आयरिस के 18वें जन्मदिन पर पार्टी। वह आशा करता था कि स्टीफन और सैंड्रा दोनों आएंगे। स्टीफन और सैंड्रा उन पर इतने मेहरबान रहे थे। सैंड्रा ने झट कहा था उनको खुशी होगी। सामान्यतः वे एक बार लंदन चले जाएंगे तो स्टीफन व्यस्त हो जाएगा और उसके अपने भी कई उकताने वाले काम होंगे, मगर उसे उम्मीद थी कि वो किसी तरह आ ही जाएंगे। तो फिर अभी दिन तय कर लेते हैं। कर ले? जॉर्ज का चेहरा गुलाबी, मुस्कुराता हुआ आग्रही। मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते के बाद एक दिन, बुधवार या गुरुवार। गुरुवार को 2 नवंबर है। क्या वो ठीक रहेगा? हम कोई भी दिन तय कर सकते हैं जो आप दोनों के लिए ठीक हो। अचानक स्टीफन ने अपने ख्यालों को आवाज़ दी, हमारा जाना ज़रूरी नहीं। सैंड्रा ने अपना चेहरा ज़रा सा उसकी ओर घुमाया। चेहरे पर सोचने और फिक्रमंद होने का भाव था। तुम सोचते हो ज़रूरी नहीं? कोई बहाना बना देना आसान है। वो हमारे किसी और दिन आने पर जोर डालेगा या दिन बदलने का। वो हमारे आने पर अड़ा हुआ लगता है।
मुझे समझ नहीं आता क्यों। यह आयरिस की पार्टी है और मैं यकीन नहीं कर सकता कि वह हमारे साथ के लिए इतनी उतावली है। नहीं नहीं, सैंड्रा सोच में डूबी थी। फिर वह बोली, क्या तुम जानते हो पार्टी कहाँ होने वाली है? नहीं। लक्समबर्ग में। इस झटके ने जैसे स्टीफन की आवाज़ ही छीन ली। उसे अपने गालों का रंग उड़ता हुआ महसूस हुआ। अपने को संभाल कर उसने सैंड्रा की नज़रों से नज़रें मिलाई। ये सिर्फ उसकी कल्पना ही थी या सच में सैंड्रा की नज़र अर्थपूर्ण थी? मगर ये तो बेतुकी बात है, वो बोला, अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए कुछ गरजता हुआ सा। लक्समबर्ग, वह सब दोबारा जिंदा करने के लिए? वह आदमी ज़रूर पागल है। मैंने इसके बारे में सोचा है। फिर तो हम ज़रूर ही जाने के लिए मना कर देंगे। पूरा वाकया ही बदमज़ा था। तुम्हें वो सारी मशहूरी याद है? अखबारों में तस्वीरें। मुझे सारी दर्दनाक घटना याद है। क्या उसे एहसास नहीं कि हमारे लिए यह कितना नागवार होगा? जानते हो स्टीफन, उसके पास कारण है, कारण जो उसने मुझे बताया। क्या था वह? स्टीफन ने भगवान का शुक्र किया कि बोलते वक्त सैंड्रा दूसरी तरफ देख रही थी। वह लंच के बाद मुझे एक तरफ ले गया। उसने कहा कि वह बताना चाहता था। उसने बताया कि वह लड़की आयरिस अपनी बहन की मौत के सदमे से पूरी तरह नहीं उभरी थी। वह रुकी और स्टीफन ने बेमन से कहा, हो सकता है ये काफ़ी हद तक सच हो। वह सेहतमंद नहीं लगती। लंच पर मुझे लगा था कि वह बीमार थी। हाँ, मैंने भी यह देखा था। हालांकि कुल मिलाकर वह इन दिनों सेहतमंद और खुश दिखती रही है। लेकिन मैं तुम्हें वह बता रही हूँ जो जॉर्ज बार्टन ने मुझसे कहा। उसने मुझे बताया कि जहाँ तक हो सका आयरिस लक्समबर्ग से कतराती रही है। मुझे कोई हैरानी नहीं, लेकिन जॉर्ज के मुताबिक ये गलत है। शायद उसने इसके बारे में एक नर्व डॉक्टर की भी राय ली है, आजकल के नए डॉक्टर, और उसने सलाह दी कि किसी सदमे के बाद उसका सामना करना चाहिए, न कि उससे कतराना चाहिए। शायद ये उसूल है कि हवाई हादसे के बाद पायलट को एकदम दोबारा उड़ान पर भेज दिया जाए। तो क्या स्पेशलिस्ट एक और खुदकुशी की सलाह देता है? सैंड्रा ने धीरे से कहा। उसका सुझाव है कि उस रेस्तरां से जुड़ी यादों से उबरना होगा। आखिरकार वह सिर्फ एक रेस्तरां ही है। उसने एक आम सी खुशगवार पार्टी की सलाह दी, जहाँ तक हो सके उन्हीं लोगों के साथ। उन लोगों के लिए कितनी खुशी की बात। क्या तुम्हें इतना बुरा लग रहा है स्टीफन? स्टीफन के अंदर खतरे की एक तेज़ घंटी बजी। वो जल्दी से बोला, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बस मुझे ये एक डरावना ख्याल लगा था। जाती तौर पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। हकीकत में मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता तो। सैंड्रा ने उसे टोका। मुझे बुरा लगा, काफ़ी बुरा, मगर जिस ढंग से जॉर्ज बॉटन ने कहा, मना करना मुश्किल हो गया। आखिर उसके बाद से मैं कई बार लक्समबर्ग गई हूँ, तुम भी। अक्सर वहाँ बुलाया जाता है, लेकिन इन हालात में नहीं। नहीं, स्टीफन ने कहा, जैसा तुम कह रही हो मना करना मुश्किल है, और अगर हम टाल देते हैं तो निमंत्रण फिर से आएगा। मगर सैंड्रा, कोई वजह नहीं है कि तुम ये सब सहो। मैं चला जाऊँगा और तुम आखिरी मिनट में इनकार कर सकती हो। सिर दर्द, सर्दी, ऐसा ही कुछ। उसने सैंड्रा की ठुड्डी को ऊपर उठते देखा। वह तो बुज़दिली होगी। नहीं स्टीफन, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। आखिर उसने स्टीफन की बाह पर अपना हाथ रखा। हमारी शादी का मतलब कितना भी कम हो, फिर भी इतना तो होना चाहिए कि हम बुरे वक्त में साथ रहे। स्टीफन उसे एकटक देख रहा था। उस एक वाक्य से बेआवाज़ होकर जो बड़ी आसानी से सैंड्रा के मुंह से निकल गई थी, मानो ऐसी बात कह दी गई हो जो जानी पहचानी तो थी, लेकिन ज़्यादा अहम नहीं। अपने को संजोकर वो बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, चाहे हमारी शादी का मतलब कितना भी कम हो? सैंड्रा ने फैली हुई ईमानदार आंखों से एकटक उसे देखा। क्या ये सच नहीं है? नहीं, 1000 बार नहीं। मेरे लिए हमारी शादी सब कुछ है। वो मुस्कुराई। मेरे ख्याल में है, एक तरह से हम अच्छे साथी हैं स्टीफन। हम साथ मिलकर तसल्ली लायक ढंग से काम कर लेते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। स्टीफन को लगा उसकी सांस उखड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों में सैंड्रा का हाथ कसकर थाम लिया। सैंड्रा, क्या तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए सारी दुनिया हो? और सहसा सैंड्रा को समझ आ गया,
यह यकीन करने लायक नहीं था, उम्मीद से परे था, लेकिन ऐसा था। वह स्टीफन की बाहों में थी और वह उसे जकड़े हुए था, उसे चूमता हुआ, अटकते अटकते समझ न आने वाले शब्द बोलता हुआ। सैंड्रा, सैंड्रा डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कितना डरता रहा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। सैंड्रा ने खुद को कहते सुना। रोज़मेरी की वजह से? हाँ। स्टीफन उसे छोड़कर एकदम पीछे हटा। घबराहट में उसका चेहरा बेढंगा सा हो गया था। तुम्हें पता था रोज़मेरी के बारे में? बेशक, पूरा वक्त। और तुम समझती हो? सैंड्रा ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं समझी। मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समझूंगी। तुम मुझसे प्यार करते थे? असल में नहीं, प्यार मैं तुमसे करता था। कड़वाहट की एक लहर सैंड्रा के अंदर दौड़ गई। उसने स्टीफन के शब्दों को दोहराया। मुझे कमरे के पार देखकर पहले ही क्षण से उस झूठ को दोहराना मत, क्योंकि वह झूठ था। स्टीफन इस अचानक हमले से हैरान नहीं हुआ। वो उसके शब्दों पर गौर करने लगा। हाँ, ये एक झूठ था, और फिर भी एक अजीब ढंग से नहीं था। मुझे यकीन होने लगा है कि ये सच था। ओह, समझने की कोशिश करो सैंड्रा। तुम उन लोगों के बारे में जानती हो जिनके पास अपने नीच कामों पर पर्दा डालने के लिए नेक और अच्छी वजह होती है। लोग जिन्हें ईमानदार होना ही पड़ता है जब वे बेरहम होना चाहते हैं, जिन्हें ये वह दोहराना अपना फ़र्ज़ लगता है, जिन्हें अपने साथ भी इतना ढोंग करना पड़ता है कि वह यही सोचते सोचते जीवन के आखिरी तक पहुंच जाते हैं कि उनका हर एक नीच और जानवरों जैसा काम बिना खुदगर्जी के था। समझने की कोशिश करो कि ठीक इससे उल्टी तरह के लोग भी होते हैं। लोग जो हर चीज़ में बुराई देखते हैं, अपने में और ज़िंदगी में, इतना कम यकीन रखने वाले कि वे सिर्फ अपने ख़राब इरादों को ही सच मानते हैं। तुम वो औरत थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, कम से कम ये सच है। और अब मैं पीछे देखता हूँ तो सच में ये मानता हूँ कि अगर ये सच न होता तो मैं कभी इस रिश्ते को आखिर तक नहीं पहुँचाता। सैंड्रा कड़वाहट से बोली। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? नहीं, मैंने कभी प्यार नहीं किया था। मैं भूखा, औरतों से महरूम इंसान था जो इस बात पर घमंड करता था। हाँ, मैं करता था, अपने बदमिजाज ठंडेपन पर। और तब मुझे प्यार हो गया। कमरे के पार से एक बेवकूफ़ाना किस्म का ज़ोरदार, गैर जिम्मेदार नौजवानों वाला प्यार। गर्मियों के बीच में आने वाला आंधी तूफान, थोड़े से वक्त के लिए, सच न लगने वाला, और जो जल्दी ही ख़त्म भी हो गया। उसने कड़वाहट से जोड़ा। एक मूर्ख की कही हुई कहानी, गरज बरस से भरी, जिसका कोई मतलब नहीं। कुछ रुक कर वो कहता रहा। यही फेयर हेवन में ही मुझे होश आया था और सच का एहसास हुआ था। सच का? जिंदगी में मेरे लिए जो एक चीज़ अहमियत रखती थी वो थी तुम और तुम्हारा प्यार बरकरार रखना। सिर्फ अगर मुझे पता होता। तुम क्या सोचती थी? मैं सोचती थी कि तुम उसके साथ भाग जाने की तरकीब बना रहे थे। रोज़मेरी के साथ? वो थोड़ा हंस दिया। वो तो वाकई में ज़िंदगी भर के लिए गुलामी करने की सज़ा होती। क्या वह नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ भाग जाओ? हाँ, वो चाहती थी। फिर क्या हुआ? स्टीफन ने गहरी सांस खींची। वह वापस वहीं पर थे, एक बार फिर उस अनदेखे खतरे का सामना करते हुए। वो बोला, फिर लक्समबर्ग हो गया। दोनों चुप हो गए। वे जानते थे कि वे एक ही चीज़ को देख रहे थे। कभी खूबसूरत रही एक औरत का जहर से नीला पड़ गया चेहरा, एक मरी हुई औरत को एकटक देखते हुए और फिर ऊपर देखने पर एक दूसरे से नज़रें मिलाना। स्टीफन ने कहा, भूल जाओ सैंड्रा, भगवान के लिए हमें भुला देना चाहिए। भूलने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें भूलने नहीं दिया जाएगा। एक विराम। फिर सैंड्रा ने कहा, अब हम क्या करेंगे? जो तुमने अभी कहा था, हालात का सामना, एक साथ इस भयानक पार्टी में जाएंगे, उसकी जो भी वजह हो। जॉर्ज ने आयरिस के बारे में जो कहा, उस पर तुम्हें यकीन नहीं? नहीं, तुम्हें है? वो सच हो सकता है, लेकिन अगर है भी तो भी ये असली वजह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है असली वजह क्या है? मैं नहीं जानती स्टीफन, मगर मैं डरती हूँ। जॉर्ज बार्टन से? हाँ, मेरा ख्याल है वो जानता है।
स्टीफन तेजी से बोला। क्या जानता है? सैंड्रा ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखों में देखा। वो फुसफुसाई, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, दुनिया भर की हिम्मत। तुम एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो स्टीफन, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और कुछ भी उसके आड़े नहीं आएगा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे ख्याल में ये पार्टी क्या है सैंड्रा? मेरे ख्याल में ये एक जाल है, वो धीरे धीरे बोला, और हम उसमें जा फंसे। हम ये जाहिर नहीं कर सकते कि हमें मालूम है कि ये एक जाल है। नहीं, ये सच है। सहसा सैंड्रा सिर पीछे करके हंसने लगी, बोली, बुरे से बुरा कर लो रोज़मेरी, तुम जीत नहीं पाओगी। स्टीफन ने उसका कंधा पकड़ लिया। चुप करो सैंड्रा, रोज़मेरी मर चुकी है। मर चुकी है? कभी कभी लगता है वो जिंदा है। पार्क का आधा रास्ता पार करके आयरिस ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊँ तो तुम्हें बुरा लगेगा जॉर्ज? मेरा पैदल सैर करने का मन है। मैं सोच रही थी कि फ्रायर्स हिल से घने पेड़ों के बीच से चलती हुई नीचे आ जाऊंगी। सारा दिन भयानक सिरदर्द रहा है। मेरी बच्ची, जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। आज दोपहर कोई मुझे मिलने आने वाला है और मुझे पक्का पता नहीं कि वह किस वक्त आएगा। ठीक, चाय तक गुड बाय। वह एकदम दाई और मुड़ी और पहाड़ी की ढाल पर दिखती देवदार की कतारों तक सीधी चली गई। दोबारा पहाड़ी के शिखर तक आकर उसने लंबी सांस भरी। अक्टूबर का बंद नमी भरा दिन था। पेड़ों के पत्ते पर नमी की परत थी और ऊपर काले बादल छाए थे, जैसे जल्दी ही और बारिश होने का वादा करते। पहाड़ी पर घाटी से ज़्यादा हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी आयरिस को लगा जैसे वह ज़्यादा खुलकर सांस ले पा रही थी। वह ज़मीन पर गिरे एक पेड़ के तने पर बैठ गई और नीचे घाटी में देखने लगी, जहाँ लिटिल प्रायर्स एक खाली जगह में पेड़ों में सिमटा सिमटा सा बसा हुआ था। कुछ दूरी पर बाई और फेयर हेवन के लाल पत्थर दिखाई दे रहे थे। आयरिस ठुड्डी हाथों पर रखे गंभीरता से नज़ारा देखने लगी। उसके पीछे से आने वाली हल्की सी सरसराहट पत्तों के गिरने की आवाज़ से ज़्यादा नहीं थी, मगर जैसे ही टहनियों को हटाकर एंथनी ब्राउन उनमें से बाहर निकला, उसने तेज़ी से सिर घुमाया। वह लगभग गुस्से में चिल्लाई, टोनी, तुम हमेशा ऐसे क्यों आते हो, किसी नाटक में शैतान की तरह? एंथनी उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया। उसने सिगरेट केस निकाला, एक सिगरेट आयरिस की ओर बढ़ाया और जब उसने इनकार कर दिया तो स्वयं जला लिया। पहला कश खींचकर उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे अखबारों में मिस्ट्री मैन कहा जाता है। मुझे कहीं से भी प्रकट हो जाना पसंद है। तुम्हें कैसे पता लगा मैं कहाँ हूँ? परिंदों को देखने वाला बढ़िया सा चश्मा। मुझे पता लगा कि तुम दोपहर का खाना फैराडे पति पत्नी के साथ खा रही हो और जब तुम चली तो पहाड़ की ढाल से तुम पर जासूसी करता रहा। तुम आम इंसान की तरह घर क्यों नहीं आते? मैं आम इंसान नहीं हूँ, एंथनी हैरानी से बोला। मैं बहुत खास हूँ। मेरा ख्याल है तुम हो। एंथनी ने तेज़ी से उसकी ओर देखा, फिर बोला, कुछ बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कम से कम। वह रुकी। एंथनी ने पूछने के लहजे में कहा, कम से कम? आयरिस ने गहरी सांस भरी। मैं यहाँ रहती रहती थक गई हूँ। मुझे ये जगह बिल्कुल नापसंद है। मैं लंदन वापस जाना चाहती हूँ। तुम जल्दी ही जाने वाली हो, नहीं क्या? अगले हफ्ते। तो ये फैराडे परिवार के यहाँ विदाई पार्टी थी? पार्टी नहीं थी, सिर्फ वे लोग और उनका एक कज़िन। क्या तुम्हें फैराडे पति पत्नी पसंद है आयरिस? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे मुझे ज़्यादा पसंद है। हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि वे हमारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में वे हम लोगों से नफ़रत करते हैं। दिलचस्प। सच? ओह, नफ़रत नहीं। अगर सच में है तो मेरा मतलब हम शब्द से है। मेरा सवाल सिर्फ तुम्हारे बारे में था। ओह, समझ गई। मेरा ख्याल है कि वे मुझे काफ़ी पसंद करते हैं, नकारात्मक ढंग से। मैं सोचती हूँ कि हमारा एक परिवार के रूप में उनके पड़ोस में रहना उन्हें बुरा लगता है। हम उनके ख़ास दोस्त नहीं थे। वे लोग रोज़मेरी के दोस्त थे। हाँ, एंथनी ने कहा। जैसा तुमने कहा, वे रोज़मेरी के दोस्त थे। हालांकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि सैंड्रा और रोज़मेरी कभी भी करीबी दोस्त रही होगी।
नहीं, आयरिस ने कहा। वो थोड़ी सी बेचैन लगी, लेकिन एंथनी आराम से सिगरेट पीता रहा। जानती हो, मेरे दिमाग में फैराडे पति पत्नी को लेकर सबसे ज़्यादा क्या बात आती है? क्या? यही कि वे फैराडे है। मैं उनके बारे में हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ, दो अलग अलग इंसानों, स्टीफन और सैंड्रा की तरह नहीं, जिन्हें सरकार या चर्च ने एक दूसरे से बांधा है, मगर एक पक्के दोहरे वजूद की तरह। फैराडे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती ये कितना विरल है। वे दो लोग हैं, एक मकसद के साथ, जीने के एक ही ढंग के साथ, एक जैसी उम्मीदें, एक जैसे डर और एक ही तरह के यकीन वाले। इसमें अजीब बात तो यह है कि वे तबीयत में एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। मैं तो कहूँगा कि स्टीफन फैराडे में दिमागी काबिलियत बहुत है, दूसरों की राय को लेकर बहुत सावधान, अपने को लेकर हमेशा संकोच से भरा और नैतिक साहस में कमज़ोर। दूसरी तरफ सैंड्रा का मन तंग और मध्य सदी का है। वह अंधा प्यार कर सकती है और बेपरवाह होने की हद तक साहसी हो सकती है। मुझे तो स्टीफन हमेशा ऊपरी दिखावा करने वाला और बेवकूफ़ लगता है। वह बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। वह सिर्फ आम तौर पर मिलने वाले दुखी लेकिन कामयाब लोगों में से एक है। दुखी? ज़्यादातर कामयाब लोग दुखी होते हैं, इसीलिए वे कामयाब होते हैं। उन्हें खुद को खुद के ही बारे में यकीन दिलाना होता है, कुछ ऐसा हासिल करके जिसे दुनिया देखे। तुम्हारे ख्याल कितने अनोखे हैं एंथनी। अगर तुम उन्हें परखो तो पाओगी कि वो कितने सही है। सुखी लोग नाकामयाब होते हैं क्योंकि वे अपने से इतने खुश होते हैं कि परवाह ही नहीं करते। उनके साथ निभाना भी आसान होता है, मेरी तरह। अपने बारे में तुम्हारी ये राय बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ अपनी अच्छाइयों की ओर तुम्हारा ध्यान खींच रहा हूँ। अगर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया तो? आयरिस हंस पड़ी। उसका उत्साह बढ़ गया था, मन से उदासी और डर निकल गए थे। उसने अपनी घड़ी देखी। घर चलो और चाय पियो और कुछ और लोगों को भी अपने खुशगवार साथ का लाभ दो। आज नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। आयरिस तल्खी से बोली। तुम कभी घर क्यों नहीं आते? कोई वजह ज़रूर होगी। एंथनी ने कंधे झटक दिए। यूँ समझ लो कि मैं मेहमान नवाजी लेने के बारे में कुछ अजीब सा हूँ। तुम्हारा जीजा मुझे पसंद नहीं करता, यह उसने साफ कर दिया है। ओह, जॉर्ज की फिक्र मत करो। अगर मैं और लुसीला आंटी तुम्हें बुलाते हैं तो वो बहुत प्यारी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। मुझे यकीन है अच्छी लगेगी, मगर मेरा ऐतराज़ कायम है। रोज़मेरी के होते तो तुम आते थे, वो अलग बात थी, एंथनी ने कहा। आयरिस के दिल को जैसे किसी ठंडे हाथ ने छू लिया। वो बोली, आज तुम्हें क्या चीज़ यहाँ ले आई? क्या तुम्हें दुनिया के इस हिस्से में कोई काम है? बहुत अहम काम, तुम्हारे साथ। मैं यहाँ तुमसे एक सवाल करने आया था आयरिस। ठंडक गायब हो गई। उसकी जगह एक हल्की सी घबराहट ने ले ली, एक ऐसी घबराहट जिसे औरतें बहुत पुराने ज़माने से जानती हैं। और इसके साथ ही आयरिस के चेहरे पे एक ऐसी भावशून्यता आ गई जो उसकी नानी दादी को यह कहने के कुछ मिनट पहले आई होगी। ओह मिस्टर एक्स, ये इतना अचानक है? कहो। उसने बेहद मासूम सा चेहरा एंथनी की तरफ घुमाया। वो उसे देख रहा था, आंखें गंभीर, लगभग कठोर ही। मुझे सच सच जवाब देना आयरिस। मेरा सवाल है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? वो हैरान रह गई। ये वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। एंथनी ने ये ताड़ लिया। तुमने नहीं सोचा था कि मैं ये कहने वाला हूँ? लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़रूरी सवाल। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वह हिचकिचाई, मुश्किल से पल भर के लिए, फिर झुकती हुई आंखों से जवाब दिया, हाँ। अब मैं तुम्हें कुछ और पूछूंगा। क्या तुम लंदन चलकर मुझसे शादी करोगी, बिना किसी को बताए? वो एकटक देखती रह गई। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, इस तरह नहीं। फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? आयरिस ने खुद को कहते पाया, हाँ एंथनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर तुम मेरे साथ ब्लूम्सबरी में सेंट एल्फ्रेडा चर्च में शादी नहीं कर सकती, जिस इलाके में मैं कुछ हफ्तों से रह रहा हूँ और जहाँ कभी भी लाइसेंस पाकर मैं शादी कर सकता हूँ।
मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जॉर्ज को बहुत दुख होगा और आंटी लुसीला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। वैसे भी मैं अभी बालिग नहीं हुई, केवल 18 साल की हूँ। तुम्हें अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना पड़ेगा। मैं नहीं जानता मुझे एक नाबालिग से बिना उसके निगहबान की इजाज़त लिए शादी करने का क्या जुर्माना भरना पड़े। वैसे तुम्हारा निगहबान है कौन? जॉर्ज, वो मेरा ट्रस्टी भी है। जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे इसकी कुछ भी सज़ा मिले, वो हमारी शादी को रद्द नहीं कर सकती और मुझे सिर्फ इसी बात की परवाह है। आयरिस ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। और क्यों? इसका मतलब क्या है? एंथनी ने कहा। इसीलिए मैंने पहले पूछा था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो या नहीं। तुम्हें मेरी दी गई वजहों पर भरोसा करना होगा। हम कह सकते हैं कि यही सबसे सीधा रास्ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आयरिस घबरा कर बोली, काश जॉर्ज की तुमसे कुछ ज़्यादा जान पहचान होती। मेरे साथ चलो, सिर्फ वह और आंटी लुसीला हो गए। तुम्हें पक्का पता है? मुझे लगा। वह रुका। मैं जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ा, मैंने एक आदमी को तुम्हारे ड्राइववे पर जाते देखा और अजब बात यह है कि मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उसे पहचानता हूँ। एक ऐसा आदमी जिसे मैं पहले मिल चुका हूँ। बेशक मैं भूल गई कि जॉर्ज ने बताया था कि कोई उसे मिलने आने वाला है। मैंने जिस आदमी को देखा, मेरे ख्याल में उसका नाम रेस है। काफ़ी मुमकिन है, आयरिस ने माना। जॉर्ज किसी कर्नल रेस को जानता है। वह उस रात खाने पर आने वाला था जिस रात रोजमेरी। वह रुक गई, आवाज़ कांपती हुई। एंथनी ने उसका हाथ थाम लिया। बार बार याद न करो डार्लिंग, जानवर का काम था, मैं समझता हूँ। आयरिस ने न में सिर हिलाया। मेरे बस में नहीं एंथनी। कहो, क्या तुम्हें कभी लगा, तुमने कभी ये सोचा? आयरिस जो कहना चाहती थी उसे शब्दों में कह पाना मुश्किल था। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया कि रोजमेरी ने खुदकुशी न की हो, कि हो सकता है उसका कत्ल हुआ हो? हे भगवान, आयरिस, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? आयरिस ने जवाब नहीं दिया, केवल दोहराया, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया? बिल्कुल नहीं, बेशक रोजमेरी ने खुदकुशी की थी। आयरिस ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें ये सब कौन सुझाता रहा है? पल भर के लिए आयरिस का मन चाहा कि वह उसे जॉर्ज की अजीबोगरीब कहानी सुना दे, मगर वह रुक गई। फिर धीरे धीरे बोली, महज एक ख्याल था। भूल जाओ डार्लिंग इडियट। एंथनी ने उसे खींच कर खड़ा कर दिया और हल्के से उसका गाल चूम लिया। डार्लिंग मॉर्बिड इडियट, रोजमेरी को भूल जाओ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। पाइप के कश खींचते हुए कर्नल रेस ने अनुमान लगाने के ढंग से जॉर्ज बार्टन की ओर देखा। वो जॉर्ज बार्टन को उसके लड़कपन से जानता था। बार्टन का अंकल गांव में रेस परिवार का पड़ोसी था। उन दोनों में 20 साल से ज़्यादा का फासला था। रेस 60 से ऊपर था, लंबा सीधा तना हुआ शरीर, धूप में पकी रंगत वाला चेहरा, छोटे छोटे लोहे से सलेटी रंग बाल और तेज काली आंखें। दोनों आदमियों में कभी भी कोई खास नज़दीकी नहीं रही, मगर बार्टन रेस के लिए छोटा जॉर्ज ही बना रहा, पुराने वक्त से जुड़े कई जाने पहचाने चेहरों में से एक। रेस इस समय यही सोच रहा था कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि छोटा जॉर्ज किस तरह का आदमी था। बाद वाले वर्षों में वे जब कभी भी थोड़ी देर के लिए मिले थे, उनके बीच कुछ भी समान नहीं था। रेस घर से बाहर रहना पसंद करता था, राज्य खड़ा करने वाला। उसकी ज़्यादातर जिंदगी विदेशों में बीती थी। जॉर्ज स्पष्ट रूप से एक शहरी था। उनके सरोकार अलग अलग थे और वे जब भी मिलते थे तो वह पुराने दिनों की गुनगुनी यादों को बांटने के लिए होता था, जिसके बाद एक असहज सी चुप्पी ज़रूर छा जाती थी। कर्नल रेस गपशप नहीं लगा सकता था और एक मजबूत खामोश किस्म का शख्स था, जिसे पुरानी पीढ़ी के उपन्यासकार बहुत पसंद करते थे। इस वक्त भी खामोश वह सोच रहा था कि जॉर्ज ने इस मुलाकात के लिए इतनी जिद क्यों की थी। वह यह भी सोच रहा था कि उस शख्स में पिछले साल की मुलाकात के बाद एक नामालूम सा फर्क आ गया था। जॉर्ज बार्टन उसे हमेशा नीरसता का सार लगता था, चौकस, दुनियादार, रूखा। उसे महसूस हुआ कि जॉर्ज के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। बिल्ली की तरह बेचैन, वो अभी से 3 बार सिगार सुलगा चुका था और यह बिल्कुल जॉर्ज बार्टन का तरीका नहीं था।
रेस ने पाइप मुंह से बाहर निकाली। कहो जॉर्ज, क्या तकलीफ है? तुम ठीक कहते हो रेस, तकलीफ ही है। मुझे तुम्हारी सलाह की बहुत ज़रूरत है और तुम्हारी मदद की भी। कर्नल सिर हिलाकर इंतज़ार करने लगा। 1 साल पहले तुम लंदन में हमारे साथ रात का खाना खाने वाले थे, लक्समबर्ग में। आखिरी वक्त पर तुम्हें बाहर जाना पड़ा। रेस ने फिर सिर हिलाया। दक्षिण अफ्रीका। उस डिनर पार्टी में मेरी बीवी की मौत हो गई। रेस बेचैनी से अपनी कुर्सी में हिला डुला। जानता हूँ, उसके बारे में पढ़ा था। इस वक्त उसका जिक्र नहीं किया या तुम्हारे लिए हमदर्दी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं इस बात को फिर से छेड़ना नहीं चाहता था। मगर तुम जानते हो ओल्ड मैन, मुझे अफसोस है। हाँ, मुद्दा ये नहीं है। ये माना जाता है कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी की थी। रेस ने अहम शब्द को पकड़ लिया। उसकी भवें ऊपर उड़ गई। माना जाता है? ये पढ़ो। जॉर्ज ने दोनों खत उसके हाथ में थमा दिए। रेस की भवें और भी ऊपर उड़ गई। बेनाम चिट्ठियाँ? हाँ, और मुझे उन पर यकीन है। रेस ने धीरे धीरे इधर से उधर सिर घुमाया। ऐसा करना खतरनाक है। तुम ये जानकर हैरान होगे कि ऐसे किसी भी हादसे के बाद जिसे प्रेस में मशहूरी मिल जाती है, कितनी जहर भरी चिट्ठियाँ लिखी जाती है। मैं जानता हूँ, मगर ये उस वक्त नहीं लिखी गई। ये उसके 6 महीने बाद से पहले नहीं लिखी गई। रेस ने हाँ में सिर हिलाया। ये एक नुक्ता है। तुम क्या सोचते हो, ये किसने लिखी? मैं नहीं जानता, मुझे परवाह भी नहीं। मुद्दा यह है कि जो उनमें लिखा है मैं उसे सच मानता हूँ। मेरी पत्नी का कत्ल हुआ था। रेस ने पाइप नीचे रख दी। वो कुर्सी पर कुछ और सीधा होकर बैठ गया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुम्हें उस वक्त कोई शक था? पुलिस को था? जब ये हुआ तो मैं सुन था, एकदम हैरान परेशान। मैंने तहकीकात की रिपोर्ट को मान लिया। मेरी पत्नी को फ्लू हो गया था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। खुदकुशी के अलावा और किसी बात का शक नहीं हुआ। मौत का सामान भी उसके बैग में था। क्या था? साइनाइड। मुझे याद है, उसने शैम्पेन में मिलाकर लिया था। हाँ, उस वक्त सब कुछ सीधा साफ लगा था। क्या उसने कभी अपनी जान लेने की धमकी दी थी? नहीं, कभी नहीं। रोज़मेरी को ज़िंदगी से प्यार था, जॉर्ज बार्टन बोला। रेस ने सिर हिलाया। वह जॉर्ज की पत्नी से सिर्फ एक बार मिला था। वो उसे एक बेहद खूबसूरत मुर्ग तो लगी थी, लेकिन गहरी उदासी वाली हरगिज़ नहीं। उसकी जहनी हालत के बारे में कोई डॉक्टरी सबूत? रोज़मेरी का अपना डॉक्टर, एक बुजुर्ग जिसने मार्ले परिवार को बचपन से देखा है, समुद्री सफ़र पर था। उसके नौजवान साथी ने रोज़मेरी की देखभाल की थी जब रोज़मेरी को फ्लू हुआ था। मुझे याद है उसने इतना कहा था कि उस तरह का फ्लू गहरी उदासी छोड़ जाता है। कुछ रुककर जॉर्ज कहता रहा, इन चिट्ठियों के मिलने के बाद मैंने रोज़मेरी के डॉक्टर से बात की। जाहिर है कि मैंने चिट्ठियों के बारे में कुछ नहीं कहा, बस जो हुआ था उसी पर बात की। उसने कहा कि जो भी हुआ था उस पर उसे बहुत हैरानी थी। उसका कहना था कि वो कभी उस पर यकीन नहीं कर पाता। रोज़मेरी बिल्कुल भी खुदकुशी करने वालों जैसी नहीं थी। वो बोला कि इससे ये साबित होता है कि जिस मरीज़ को हम अच्छी तरह जानते हैं वो अभी अजीब ढंग से पेश आ सकता है। एक बार फिर कुछ रुककर जॉर्ज कहने लगा, उससे बात करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि रोज़मेरी की खुदकुशी पर यकीन करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। आखिर मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे कभी कभी गहरी उदासी के दौरे से पड़ते थे। वो बहुत उत्तेजित भी हो जाती थी और कभी कभी वो बिना सोचे समझे कुछ कर बैठती थी। मगर मैंने उसे कभी ऐसी जहनी हालत में नहीं देखा कि वो इस सब से भाग जाना चाहती हो। रेस कुछ संकोच से मरमराया। क्या उसके पास खुदकुशी के लिए उदासी के अलावा कोई और वजह भी हो सकती थी? मेरा मतलब है कि क्या वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थी? मैं नहीं, वो कुछ बेचैन किस्म की थी। अपने दोस्त की तरफ न देखने की कोशिश करते हुए रेस ने कहा, क्या वह नाटकीय किस्म की थी? तुम जानते हो, मैं उससे सिर्फ एक बार ही मिला था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुदकुशी करने का दिखावा करने में मज़ा आता है, आमतौर पर जब उनका किसी से झगड़ा हुआ हो। एक तरह की बचकाना वजह। मैं उन्हें अफसोस से भर दूंगी। रोज़मेरी और मेरा झगड़ा नहीं हुआ था। नहीं, और मैं कहूँगा कि साइनाइड का इस्तेमाल किया जाना इस संभावना को नकार देता है। साइनाइड ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मूर्खों की तरह खेल सके। हर कोई ये जानता है। यह एक और नुक्ता है,
अगर किसी तरह रोज़मेरी ने अपने को ख़त्म करने की सोच ही ली थी तो वो ये तरीका कभी नहीं अपनाती। पीड़ा पहुंचाने वाला और भद्दा। नींद की दवा को ज़्यादा मियाद में लेना ज़्यादा मुमकिन था। मैं मानता हूँ, क्या उसने साइनाइड खरीदने या उसे किसी तरह पाने का कोई सबूत था? नहीं, लेकिन वह गांव में दोस्तों के साथ रह रही थी और उन्होंने एक दिन ततैया का घोंसला तोड़ा था। ये कहा गया कि हो सकता है कि उसने उसी दिन पोटेशियम साइनाइड के मुट्ठी भर दाने ले लिए हो। हाँ, उसे पाना मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर माली इसे रखते हैं। वो कुछ ठहरा और फिर बोला, मैं पूरी बात को थोड़े में कहता हूँ। खुदकुशी करने के रुझान या उसके लिए तैयारी करने का कोई संकेत नहीं था। पूरा हादसा इस बात को नकारता था, मगर कत्ल हुआ था इस बात का भी कोई सबूत नहीं था। नहीं तो वो पुलिस के हाथ लग जाता। तुम जानते हो पुलिस काफ़ी चौकस है। उस वक्त तो कत्ल का ख्याल ही दूर की कौड़ी लगता, लेकिन 6 महीने के बाद तो ये तुम्हें दूर की कौड़ी नहीं लग रहा। जॉर्ज आहिस्ता से बोला, मैं समझता हूँ, मुझे पूरा वक्त ही तसल्ली नहीं हुई होगी। मेरा ख्याल है कि मैं अपने को अवचेतन स्तर पर कुछ इस तरह तैयार करता रहा हूँ कि स्याही में यह लिखा देखकर बिना शक उस पर यकीन कर लिया। हाँ, रेस ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो बात करते हैं। तुम्हें किस पर शक है? जॉर्ज आगे को झुका, चेहरा खिंचा हुआ। सबसे भयानक तो यही बात है, अगर रोज़मेरी की हत्या हुई थी तो मेज़ के इर्द गिर्द बैठे लोगों में से, हमारे दोस्तों में से ही किसी एक ने की होगी। दूसरा कोई मेज़ के पास नहीं आया था। वेटर, शराब किसने डाली थी? चार्ल्स ने, लक्समबर्ग का हेड वेटर। तुम जानते हो चार्ल्स को? रेस ने यह कबूल किया। चार्ल्स को सब जानते थे। यह नामुमकिन लगता था कि चार्ल्स जानबूझकर किसी भी ग्राहक को जहर दे देगा। जो वेटर हमें देख रहा था वो गिसप था। हम गिसप को अच्छी तरह जानते हैं, वर्षों से जानते हैं। वो हमेशा वहाँ मेरी देखभाल करता है और वह एक खुश मिजाज आदमी है। अब डिनर पार्टी पर आते हैं। वहाँ कौन कौन था? सांसद स्टीफन फैराडे, उसकी पत्नी लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे, मेरी सेक्रेटरी रूथ लेसिंग, एंथनी ब्राउन नाम का एक शख्स, रोज़मेरी की बहन आयरिस और मैं। कुल मिलाकर 7 लोग। अगर तुम आ जाते तो हम 8 हो जाते। जब तुमने मना कर दिया तो हम किसी और के बारे में नहीं सोच सके जिसे बुलाया जाए। समझता हूँ बार्टन, तुम्हें क्या लगता है किसने किया है ये? जॉर्ज चिल्लाया, मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जानता। अगर मुझे कुछ भी ख्याल होता। ठीक है, मैंने सोचा कि तुम्हें किसी पर पक्का शक होगा। मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम लोग कैसे बैठे हुए थे? अपने से शुरू करो। मेरी दाई तरफ सैंड्रा फैराडे बैठी थी, उसकी बगल में एंथनी ब्राउन, फिर रोज़मेरी, उसके बाद स्टीफन फैराडे, फिर आयरिस और फिर रूथ लेसिंग जो मेरी बाई और बैठी थी। समझा। और तुम्हारी पत्नी ने उससे पहले शाम को भी शैंपेन पी थी? हाँ, गिलास कई बार भरे जा चुके थे। ये तब हुआ जब कैबरे शो चल रहा था। बहुत शोर था, निग्रो शो था और हम सब देख रहे थे। रोशनियां जलने से कुछ ही पहले वो मेज़ पर औंधी गिर गई। हो सकता है वो कराही हो या हाफी हो, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर ने कहा कि मौत तत्काल हो गई होगी। इसके लिए भगवान का शुक्र है। हाँ, ज़रूर। बार्टन, सतही तौर पर तो साफ लगता है। तुम्हारा मतलब? जाहिर है स्टीफन फैराडे। वो रोज़मेरी की दाई तरफ था। उसका शैंपेन का गिलास स्टीफन के बाएं हाथ के पास होगा। रोशनियां कम होते ही जब सबका ध्यान स्टेज की तरफ हो तो साइनाइड गिलास में डाल देना दुनिया का सबसे आसान काम। मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास इतना अच्छा मौका था। मुझे लक्समबर्ग के मेज़ याद है। उनके आसपास काफ़ी जगह है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेज़ के आर पार झुक सका होगा बिना देखे गए, चाहे रोशनी नहीं भी थी। रोज़मेरी की बाई तरफ बैठने वाले पर भी यही बात लागू होती है। उसे रोज़मेरी के गिलास में कुछ डालने के लिए उसके पार झुकना पड़ता। एक और संभावना भी है, मगर हम पहले सबसे ज़्यादा मुमकिन शख्स को लेते हैं। क्या कोई वजह है कि एमपी स्टीफन फैराडे तुम्हारी पत्नी को मार डालना चाहता? जॉर्ज ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। वे दोनों करीबी दोस्त थे। अगर अगर रोज़मेरी ने उसे इनकार किया होगा तो हो सकता है वो बदला लेना चाहता हो। बहुत नाटकीय लगता है। क्या तुम सिर्फ यही वजह सुझा सकते हो? हाँ, जॉर्ज ने कहा।
उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। रेस ने एक उड़ती सी नज़र उस पर डाली, फिर बोला, हम दूसरी संभावना को जांचते हैं, औरतों में से कोई एक। औरतें क्यों? जॉर्ज प्यारे, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि 7 जनों की पार्टी में, जिसमें 4 औरतें और 3 आदमी हो, वहाँ शाम को कम से कम 1-2 बार तो ऐसा होता है कि 2 युगल नाच रहे हो और एक औरत मेज़ पर अकेली हो। तुम सब ने डांस किया था ना? ओह हाँ, गुड। क्या बता सकते हो कि कैबरे से पहले किसी भी वक्त मेज़ पर अकेली कौन बैठी थी? जॉर्ज ने पल भर सोचा। मेरे ख्याल में हाँ, आखिरी बार आयरिस ही फालतू थी, और उससे पहले रूथ। क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारी पत्नी ने आखिरी बार शैंपेन कब पी थी? गौर करने दो, वह ब्राउन के साथ डांस कर रही थी। मुझे याद है उसने वापस आकर कहा था कि डांस काफ़ी थकाने वाला था। एंथनी ज़रा अनोखा नाचने वाला है। तब रोज़मेरी ने अपने गिलास में से शराब पी थी। कुछ मिनट बाद वॉल्स संगीत बजाया गया और उसने मेरे साथ डांस किया। वो जानती थी कि वॉल्स ही एक ऐसा डांस था जो मैं कर सकता था। फैराडे ने रूथ के साथ नाच किया और लेडी अलेक्जेंड्रा ने ब्राउन के साथ। आयरिस बाहर रही। उसके एकदम बाद ही कैबरे हुआ। तो फिर तुम्हारी पत्नी की बहन के बारे में सोचते हो? क्या तुम्हारी पत्नी के मरने के बाद उसे कुछ दौलत मिली? जॉर्ज कुछ गुस्से में बड़बड़ाने लगा। रेस डियर, बेतु की बात मत करो। आयरिस महज बच्ची थी, एक स्कूली बच्ची। मैं 2 ऐसी स्कूली बच्चियों को जानता हूँ जिन्होंने खून किए। मगर आयरिस, वो तो रोज़मेरी को बहुत प्यार करती थी। इस बात का ख्याल मत करो बार्टन, उसके पास मौका था। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास वजह थी या नहीं। मेरा मानना है कि तुम्हारी पत्नी एक अमीर औरत थी। उसका पैसा किसके पास गया? तुम्हारे? नहीं, वो आयरिस को मिला। वो ट्रस्ट का पैसा था। जॉर्ज ने पूरी बात समझाई, जिसे रेस ध्यान से सुनता रहा। अजीब सी हालत, अमीर बहन और गरीब बहन। कई लड़कियां इस बात पर नाराज़ होती। मुझे यकीन है कि आयरिस कभी नहीं हुई। हो सकता है नहीं, मगर फिर भी उसके पास वजह तो थी। अब हम इसी दिशा में चलते हैं। और किसके पास वजह थी? किसी के पास नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं। मुझे यकीन है कि दुनिया में रोज़मेरी का कोई दुश्मन नहीं था। मैं इस सब के बारे में सोचता रहा हूँ, सवाल पूछता रहा हूँ, पता लगाने की कोशिश करता रहा। मैंने तो फैराडे परिवार के पड़ोस में यह घर भी इसीलिए लिया ताकि। वह रुक गया। रेस ने अपनी पाइप उठाकर उसको अंदर से कुरेदना शुरू कर दिया। जॉर्ज, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो? क्या मतलब तुम्हारा? तुम कुछ छुपा रहे हो। दूर से ही दिख रहा है। तुम वहाँ बैठकर अपनी पत्नी के नाम को बचा सकते हो, या कोशिश करके ये पता लगा सकते हो कि उसका कत्ल हुआ था या नहीं। लेकिन अगर ये बात तुम्हारे लिए सबसे अहम है तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। चुप्पी छा गई। ठीक है, जॉर्ज ने रुंधी आवाज़ में कहा, तुम जीते। तुम्हारे पास ये सोचने की वजह थी कि तुम्हारी पत्नी का कोई प्रेमी था। ये सही है? हाँ। स्टीफन फैराडे? पता नहीं, कसम खाता हूँ मुझे पता नहीं। हो सकता है वही हो या फिर वो दूसरा आदमी ब्राउन। मैं तय नहीं कर पाया। मेरे लिए ये नरक था। मुझे बताओ, तुम इस एंथनी ब्राउन के बारे में क्या जानते हो? अजीब बात है, लगता है मैंने ये नाम सुना है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। कोई नहीं जानता। वह एक आकर्षक, दिलचस्प किस्म का आदमी है, मगर उसके बारे में एक बात भी नहीं जानता। उसे एक अमेरिकी माना जाता है, मगर उसके बोलने का लहजा वैसा नहीं है। ओह, हो सकता है एम्बेसी को कुछ पता हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता? कौन सी? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ रेस, वो एक खत लिख रही थी। मैंने बाद में स्याही सोख देखा। वह प्रेम पत्र ही था, मगर उस पर कोई नाम नहीं था। रेस ने जानबूझकर आंखें दूसरी तरफ फेर ली। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ और मिल गया। मिसाल के लिए लेडी अलेक्जेंड्रा। अगर उसके पति का तुम्हारी पत्नी से रिश्ता था तो तुम जानते हो, वह ऐसी औरत है जो चीज़ों को बड़ी शिद्दत से महसूस करती है। चुपचाप रहने वाली, गहरी किस्म की। यह ऐसी किस्म है जो ज़रा सी तकलीफ़ मिलने पर भी खून कर सकती है। हम आगे बढ़ रहे हैं। रहस्यमय ब्राउन है, फैराडे और उसकी पत्नी है, और आयरिस मार्ले। दूसरी औरत रूथ लेसिंग का क्या? रूथ का इसके साथ कोई सरोकार नहीं हो सकता। कम से कम उसके पास कोई वजह नहीं थी।
तुम कहते हो वो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना? कैसी लड़की है वो? दुनिया में सबसे प्यारी, जॉर्ज ने जोश से कहा। वो एक तरह से परिवार का हिस्सा ही है, मेरा दाया हाथ है, और कोई नहीं जिसे मैं उससे ज़्यादा मानता हूँ या जिस पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। तुम उसे काफ़ी पसंद करते हो, रेस ने ध्यान से उसे देखते हुए कहा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ रेस, वो लड़की तुरुप का पत्ता है। मैं हर तरह से उस पर भरोसा करता हूँ। वो दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे प्यारी इंसान है। रेस जैसा कुछ मरमराया और इस बात को छोड़ दिया। उसके हाव भाव में ऐसा कुछ नहीं था जिससे जॉर्ज को संकेत मिलता कि उसने मन ही मन अनजानी मिस लेसिंग के लिए एक ठोस वजह ढूंढ ली थी, मिसेस जॉर्ज बार्टन को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए। वजह खुदगर्जी भी हो सकती थी। वह अपने आप को दूसरी मिसेस बार्टन के रूप में देख सकती थी। हो सकता था कि वह सच में अपने मालिक से प्यार करती हो, मगर रोज़मेरी की मौत के लिए वजह तो थी। इसकी बजाय वह कोमलता से बोला, मैं समझता हूँ जॉर्ज कि तुम्हें यह ख्याल तो आया होगा कि खुद तुम्हारे पास बहुत ठोस वजह थी। मेरे पास? जॉर्ज भौचक्का था। ओथेलो और डेस्डेमोना याद है? मैं समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरे और रोज़मेरी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसकी पूजा करता था, लेकिन मैं हमेशा से ये भी जानता था कि ऐसी कई चीज़ें होगी जो मुझे सहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, वो करती थी। वो मुझे बहुत चाहती थी और मेरे साथ हमेशा मीठा बर्ताव करती थी, मगर इसमें शक नहीं कि मैं नीरस आदमी हूँ। इससे बचा नहीं जा सकता। मैं रोमांटिक नहीं, जानते हो ना। जो भी था, उससे शादी करते वक्त मैंने सोच लिया था कि सब कुछ मौज मस्ती वाला नहीं होने वाला। उसने एक तरह से मुझे चेतावनी दे दी थी। जब ऐसा हुआ तो मुझे तकलीफ़ ज़रूर हुई, मगर ये कहना कि मैं उसके सिर के बाल को भी छूऊंगा। वह रुका और फिर दूसरे अंदाज में कहने लगा, जो भी है, अगर मैंने ये किया होता तो गड़े मुर्दे क्यों खाड़ता। मेरा मतलब है कि खुदकुशी करार दिए जाने के बाद और सब कुछ तय और ख़त्म हो जाने के बाद ये तो पागलपन होगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं संजीदगी से तुम पर शक नहीं कर रहा माय डियर। अगर तुम एक कामयाब कातिल होते और तुम्हें इस तरह के खत मिलते तो तुम चुपचाप उन्हें आग में झोंक देते और इस बारे में कोई बात नहीं करते। और इससे मैं इस पूरे मामले के असली दिलचस्प मुद्दे पर पहुंचता हूँ। ये खत किसने लिखे? जॉर्ज हैरान सा हुआ। मुझे कुछ भी पता नहीं। लगता है इस मुद्दे में तुम्हें दिलचस्पी नहीं। मुझे है। मैंने सबसे पहले तुम्हें यही सवाल पूछा था। मैं समझता हूँ कि हम ये मानकर चल सकते हैं कि उन्हें कातिल ने नहीं लिखा। वह अपना खेल क्यों बिगाड़ता? जब सब कुछ शांत हो गया था और सब ने इसे खुदकुशी मान लिया था, तो फिर उन्हें किसने लिखा? कौन है जो सारी बात को दोबारा छेड़ना चाहता है? नौकर चाकर? जॉर्ज ने अस्पष्ट आवाज़ में कहा। हो सकता है, मगर कौन से नौकर और वे क्या जानते हैं? क्या रोज़मेरी की कोई भेदी नौकरानी थी? जॉर्ज ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, उस वक्त हमारे यहाँ एक बावर्ची थी, मिसेज पाउंड। वह अभी भी हमारे साथ है और एक दूसरी नौकरानियाँ। मेरे ख्याल में वे दोनों तो चली गई है। वे हमारे पास ज़्यादा वक्त से नहीं थी। देखो बार्टन, अगर तुम मेरी सलाह चाहते हो, जो कि मुझे लगता है कि तुम चाहते हो, तो मैं पूरे मामले पर अच्छी तरह गौर करना चाहूँगा। एक तरफ तो यह हकीकत है कि रोज़मेरी मर चुकी है। तुम कुछ भी करो उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। अगर खुदकुशी के लिए सबूत बहुत पक्के नहीं हैं तो कत्ल के लिए भी नहीं है। एक बार दलील के तौर पर यह मान भी लेते हैं कि रोज़मेरी का कत्ल हुआ था। तुम क्या वाकई ही सारे मामले को दोबारा से उठाना चाहते हो? इससे काफ़ी बदनामी हो सकती है। दुनिया के सामने कीचड़ उछाला जा सकता है। तुम्हारी पत्नी के इश्क सारी दुनिया के हाथ आ जाएंगे। जॉर्ज बार्टन दर्द से चौंका। उसने तेज़ी से कहा, तुम सच में ये सलाह दे रहे हो कि मैं उस सुअर को बचकर निकल जाने दूँ? वो निकम्मा फैराडे, उसकी शानदार तकरीरें और कीमती करियर, जबकि शायद वह एक बुज़दिल कातिल है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें साफ पता हो कि इससे क्या हो सकता है। मैं सच जानना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे में मुझे ये खत लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। वो शायद आसानी से पता लगा लेंगे कि इन्हें किसने लिखा और क्या लिखने वाला कुछ जानता भी है। बस इतना याद रखो कि तुमने अगर एक बार उन्हें इस खोज में लगा दिया तो फिर उन्हें रोक नहीं सकोगे। मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा।
इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं कातिल के लिए एक जाल बिछाने वाला हूँ। भगवान के लिए, तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो रेस, मैं लक्समबर्ग में एक पार्टी रखने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उसमें शामिल हो। वही लोग, फैरेडे पति पत्नी, एंथनी ब्राउन, रूथ, आयरिस और मैंने सब सोच लिया है। तुम करने क्या वाले हो? जॉर्ज धीमे से हंसा। वो मेरा राज है। अगर मैंने किसी को पहले से बता दिया तो मज़ा चला जाएगा, तुम्हें भी। मैं चाहता हूँ तुम खुले मन से आओ और देखो क्या होता है। रेस आगे को झुका। उसकी आवाज़ हठात तेज़ हो गई। जॉर्ज, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये किताबों वाले नाटकीय ख्यालात किसी काम नहीं आते। पुलिस के पास जाओ, उससे बेहतर कोई नहीं। उनको पता है ऐसे मसलों को कैसे हल करते हैं। वे तजुर्बेकार है। जुर्म में ना तजुर्बेकार करतब नहीं चलते। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वहाँ रहो। तुम ना तजुर्बेकार नहीं हो। माय डियर, क्या इसलिए कि मैंने कभी MI5 के लिए काम किया था? और वैसे भी तुम्हारा इरादा तो मुझे अंधेरे में रखने का है। वो ज़रूरी है। रेस ने न में सिर हिलाया। सॉरी, मैं इनकार करता हूँ। मुझे तुम्हारी तरकीब पसंद नहीं और मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये ख्याल छोड़ दो भले आदमी। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मैंने सब सोच रखा है। इतने ज़िद्दी मत बनो। मैं इन बातों के बारे में तुमसे कुछ ज़्यादा जानता हूँ। मुझे ये ख्याल पसंद नहीं। ये चलने वाला नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। ये सोचा है तुमने? किसी न किसी के लिए तो ज़रूर खतरनाक होगा। रेस ने सांस खींची। तुम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया। आखिरी बार मिन्नत करता हूँ कि अपना ये पागलपन वाला ख्याल छोड़ दो। जॉर्ज बार्टन ने सिर्फ इनकार में सिर हिलाया।